सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारे मैग्नेटिज्म या आपके सिलेबस के 4th यूनिट या लास्ट यूनिट को, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने अपने मैग्नेटिज्म सेक्शन के स्वतः प्रेरकत्व को या स्व प्रेरण के बारे में स्टडी किया था। आज हम अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में या अन्योन्य प्रेरण के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में आप समझिए। सबसे पहले इसको हाईलाइट करने के लिए अपन यहाँ पे देखते हैं कि स्वप्रेरण जो आप स्टडी किए उसका तात्पर्य था खुद के उसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और अन्योन्य प्रेरकत्व कहने का तात्पर्य है कि एक कुंडली से संबंधित विद्युत फ्लक्स में या धारा में परिवर्तित करने के कारण आपके दूसरे कुंडली में जो परिवर्तन हो रहा है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण आप अन्योन्य प्रेरकत्व या इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक, थ्योरेटिकली पहले समझते हैं डायग्राम के थ्रू, फिर इसको समझेंगे हम लोग उसके प्रेरकत्व गुणांक के रूप में। ठीक है, देखिए क्या कहता है जी कि किसी एक विद्युत परिपथ में धारा का मान बदलने पर दूसरे परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना, कहां पे? दूसरे में। एक में बदलेंगे तो दूसरे में उत्पन्न होता है। यही घटना क्या कहलाती है जी? अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक, इसको ऐसे ही 2 लाइन में लिख के आना है भाई आपको, है ना, कि किसी एक विद्युत परिपथ में धारा का मान बदलने पर दूसरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना ही अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। ये चित्र में देखिए, यहाँ डायग्राम बना हुआ है जी। ये हमारा मेन करंट है जो इस तरह से फ्लो हो रहा है। इसको बैटरी से सप्लाई दिए हुए हैं, इससे उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे प्रदर्शित है। इसको प्राइमरी कुंडली कहते हैं, इसलिए P से दर्शाया जाता है, और बगल में रखी हुई कुंडली को सेकेंडरी कुंडली कहा जाता है, इसलिए S से दर्शाया जाता है। ठीक, इस कुंडली से संबंधित विद्युत फ्लक्स को phi2 से दर्शाया जाता है। सेकेंडरी कुंडली से संबंधित प्रेरित विद्युत वाहक बल को E2 से दर्शाया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को मापने के लिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का मीटर का सेटअप यहाँ पे किया हुआ है, तो वो देखिए। तो जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, ये देखिए धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है अगर इस दिशा में, तो इसके समीप रखे हुए कुंडली में इसके विपरीत दिशा में, देखिए ये धारा ऐसे फ्लो हो रही थी, ऐसे इस दिशा में ऐसे, तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस कुंडली में विद्युत धारा बहने लगती है, जिसका दिशा ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे मेजर करके दिखा रहा है। अब जैसे ही इसका स्विच ऑफ कर दोगे आप, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को बंद कर दोगे, कुंडल के को ओपन कर दोगे, तो दूसरे कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का दिशा बदल जाता है। अब देखिए, ये उसी दिशा में प्रवाहित होने लगा जिस दिशा में पहले मेन सर्किट में धारा प्रवाहित हो रहा था। ठीक, तो दूसरे सर्किट को ना तो किसी प्रकार के एनर्जी सोर्स से जोड़ा गया है, ना तो किसी प्रकार के पावर सप्लाई दिया गया है, फिर भी उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। यही घटना म्यूचुअल या अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाती है कि किसी एक कुंडली के से संबंधित धारा या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से, धारा के मान में परिवर्तन से उसके पास रखे हुए कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस परिघटना को आप अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक, अब देखिए जरा आगे हमारे लिखने के मटेरियल में क्या लिखा है जी कि यदि 2 कुंडलियों को पास पास रखकर उसमें एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में हम क्या करें जी? परिवर्तन करें, तो दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यही घटना क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक, चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या चीज कहा जा रहा है उसको देखिए कि द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा केवल तभी बहती है जब तक कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में क्या परिवर्तन होना जारी रहता है। कम होना, ज्यादा होना, अचानक से बंद हो जाना, मतलब चेंज होते रहना चाहिए। एक समान यदि आप धारा प्रवाहित करके छोड़ दिए रहेंगे तो बगल वाली कुंडली में ऐसा कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रेरित
विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर कंडीशन को पाने के लिए डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा का यूज नहीं करते, बल्कि एसी करंट का यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समय परिवर्ती क्षेत्र या समय परिवर्ती धारा। तो यहाँ पे एसी करंट सप्लाई करते हैं, और आप लोग जानते हैं कि एसी करंट इस तरह से फ्लो होता है साइनोसॉइडल वेव के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में उसका एक साइकिल होता है। तो पर सेकंड वो अपनी दिशा बार बार बदलते रहता है। तो बदलते रहता है, इस कारण चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी लगातार परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो ये आगे जब आप सेकेंड यूनिट में इसके बारे में थोड़ा सा आएगा तब वहां जरूर हम लोग जानेंगे इसको। उदाहरण क्या है जी, कुंडली, सिंपल सा। और सबसे मेन इसका एप्लीकेशन उदाहरण तो ट्रांसफार्मर है, कि ट्रांसफार्मर जो आप देखते हैं अपने चारों ओर घरों पे, वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके गुणांक के स्टडी में। ठीक, इस स्लाइड में हम क्या जानेंगे जी, कि अन्योन्य प्रेरकत्व जो गुणांक है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या होता है। ठीक, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दो कुंडली है, आपने डायग्राम में देख लिया होगा। उसी तरीके से आप इमेजिन कर लीजिए कि दो जनरली एक कुंडली को लेके, उदाहरण क्या है इसका, ट्रांसफार्मर है ना, उस आधार पे ये काम करता है। तो परिभाषा को ही अब यहाँ पे हम कोड में, सिंबल्स में डिनोट करेंगे। उस चीज को समझिएगा कि माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा क्या है, I1 है, तो प्राथमिक कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जी। तब दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई 2 के मान में परिवर्तन होगा। और फाई 2 का सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का सिंपल डेफिनेशन है चुंबकीय क्षेत्र और जिस क्षेत्रफल से वो गुजर रहा है उसका सरफेस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो, है ना, उसका सिंपल सा सरफेस इंटीग्रेशन, क्षेत्रफल। तो द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई 2 का मान प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, क्योंकि धारा आप किसमें प्रवाहित कर रहे हो, पहले वाले सर्किट में। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, दूसरे कुंडली के में, इसलिए फाई 2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट का यूज करते हैं, कैपिटल M, और इसे ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाता है। फिर से आप इस इक्वेशन को यदि समय के सापेक्ष उसका अवकलन करते हैं अगर आप, ठीक, इस इक्वेशन का, तो ये आपको मिलेगा d∅2/dt। अगर यहीं पे मैं इसको इस तरह से लिखूं कि इसी इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट किया जी, तो d∅2/dt इज इक्वल टू mdi1/dt। ठीक, और d∅2/dt फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से E2 के बराबर होगा माइनस साइन के साथ। तो ये आपको मिल जाएगा कि E2 इज इक्वल टू माइनस d∅2/dt। तो इस आधार पे आपका ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो समीकरण है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, यही माइनस साइन के साथ, ये वाला यहाँ पे देखिए ऐसा कि di/dt। इसका भी मात्रक क्या होगा जी, m का भी मात्रक हेनरी होगा। और शब्दों में अगर आप इसके इंटरप्रिटेशन को लिखेंगे, जरूर लिख के आइएगा लास्ट में, शब्दों में इसके इंटरप्रिटेशन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि यदि इस एक्सप्रेशन में ये जो धारा में परिवर्तन की जो दर है वो यदि 1 हो तो आपको E2 बराबर हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से या मात्रात्मक रूप से कैपिटल M के, मतलब वहां पे माइनस साइन को देखना नहीं, वो तो दिशा बता रहा है। E2 इज इक्वल टू माइनस एम, ओके, बट क्वांटिटी के फॉर्म में, मात्रा के फॉर्म में क्या होगा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E है वो आपके म्यूचुअल इंडक्शन M के बराबर हो जाएगा। तो थ्योरी में कैसे लिखेंगे इस चीज को जी, कि यदि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का संख्यात्मक रूप से जो मान होगा वो द्वितीय कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होगा जो कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। अब देखिए, अगर आप इसको समझते हैं, इस समीकरण को अगर आप समझते हैं तो ये जो लिखे हैं ये याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से अपनी भाषा में इसी चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इसी में di1/dt को हमने 1 माना है। तब हमारा E2 जो है, ये वाला E2 ये बराबर हो गया है जी माइनस M के, और
संख्यात्मक रूप से परिणाम के रूप में देखें तो E2 बराबर क्या है, M के बराबर है। और इसी को आपने थ्योरी में लिखा है यहाँ पर कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का संख्यात्मक मान द्वितीयक कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने की दर एकांक होने पर, यूनिट 1 होने पर उत्पन्न होता है। ठीक, तो इस तरह से जरूर आप अपने कंसेप्ट को बिल्टअप करते चले जाइए। फिजिक्स केवल इस सेकंड सेमेस्टर में ही नहीं है, ये चीजें बार बार आपके पूरे ओवरऑल ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री तक आते ही रहेंगी। आप आज नहीं कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर अपने दिलाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये सारी चीजें जरूर पूछी जाएंगी। तो कंसेप्ट जरूर बिल्टअप करिए, वही जीवन में काम आएगा, वही फल देगा। सिर्फ एग्जाम पास होने का टारगेट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मार्क्स कंटेंट करने का चीज नहीं है। ये नोट्स आपको मिलेगा तो आप जरूर इसमें अपने भी चीजों को ऐड करिए। जो खाली खाली जगह होता है इस तरह से कॉपी पे या इसी पेज पे आप जरूर लिखिए अपनी चीजों को, और बार बार उसको रिवाइज करते करते आप सीखेंगे जरूर। चलिए, अब हम अपने बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट इसके एक जो हमारे सिलेबस में लिखा है कि दो कॉइल के लिए, ये देखिए, दो कॉइल के लिए m का मान कैलकुलेट करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान दो कॉइल के लिए या दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा। ये पेपर में बड़े नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। ठीक, इसको तैयार करते हैं। चलिए, ओके भाई, तो उदाहरण इसका क्या है, मैंने बताया ट्रांसफार्मर है ना, जो घरों आप देखते हैं ट्रांसफार्मर में हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 12th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। उन सब चीजों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में वो सब चीज नहीं दी गई है। बट एग्जाम्पल वही है, दो कुंडली का अगर आप सोचेंगे एग्जाम्पल कहाँ से है तो ये, और कुछ विजुअल्स मैं ओवरऑल क्लास में यहाँ पे जरूर इंक्लूड करूंगा। हाँ, प्रैक्टिकल की चीजें भी यहाँ पे होती हैं, कहीं कहीं लैब में प्रैक्टिकल का भी रहता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, बहुत ही सिंपल है जी इसका। आधार वही है, सिंगल क्वाइल के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, वो जो पहले वाले में स्वप्रेरकत्व के लिए यूज किए थे यहाँ पर भी होगा, उसे जरूर ध्यान रखें। देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि माना दो समतल वृत्ताकार कुंडली प्राइमरी और सेकेंडरी, ये प्राइमरी है जी ये वाला, और ये सेकेंडरी है ना, एक दूसरे के समीप सम अक्षीय रखी है, मतलब दोनों का अक्ष ये जो ऐसे अक्ष बनेगा वो सम अक्षीय है। प्राथमिक कुंडली P में फेरों की संख्या N1 तथा S में N2 है। कितने राउंड कुंडली लपेटी हुई है वो आई एम सॉरी, ऐसा इमेज आपको दिखाऊंगा मैं, या ट्रांसफार्मर वाला जब आप इमेज देखेंगे यहाँ पर, या ये चलिए ये इमेज आप देखिए यहाँ पर, इसमें पहले वाले कुंडली को भी इस तरह से लपेटा गया है जी। तो जितने राउंड हुआ है ये लोहे के क्रोड पे, वही इसमें फेरों की संख्या है। और जस्ट इसके सेकेंडरी फॉर्म में ये जो एक और कॉयल को लपेटा गया है उसके फेरों की संख्या N2 है, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, इस इमेज में क्लियर हो गया। कुंडली P की त्रिज्या R1 है और सेकेंडरी कुंडली की त्रिज्या R2 है। ठीक, वो भी क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार प्राथमिक कुंडली P में कौन सी धारा प्रवाहित करेंगे आप, I1 करने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा जी, ये एक फिर से वही फॉर्मूला आ गया। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, आपके थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा है ना ये चीज। जरूर आप उन सब चीजों को रिवाइज करते रहिए, जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। तो पहले कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करने के कारण R1 त्रिज्या की कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस समीकरण 1 के माध्यम से दिया जाता है कि B1 इज इक्वल टू म्यू 0 N1 I1 अपॉन 2R1। तो चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स में किसके में परिवर्तन हो रहा है जी, सेकेंडरी के में हो रहा है। तो सेकेंडरी से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, और सेकेंडरी से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कैलकुलेट करने का क्या है तरीका कि फाई इज इक्वल टू जो भी चुंबकीय क्षेत्र है और एरिया। ठीक, या तो ऐसे लिख लीजिए और सरफेस इंटीग्रल निकाल लीजिए, या तो फिर b इंटू डी ए, बस। तो सिंपल, अगर एरिया पता है तो सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, ऐसा है तो ऐसे लिख लीजिए। तो चलिए आगे इसको देखते हैं। तो क्या होगा जी कि द्वितीय कुंडली S से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई टू चुंबकीय क्षेत्र जो कि B1 है, और द्वितीय कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल फेरों की संख्या के साथ जितना भी वो एरिया घेरता है वो। तो फिर फाई टू यहाँ से आ जाएगा आपका B म्यू 0 N1 I1 2R1 इंटू N2 ये, और एरिया क्या होगा जी फाई R2, दूसरे वाली की त्रिज्या R2 है, दूसरे कुंडली की त्रिज्या R2 है, छोटी बड़ी। उस वाले इमेज में छोटा बड़ा ये रहता है। ठीक, तो अब
चूंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि जो इंडक्टेंस कोफिशिएंट क्या होगा, phi2 इज इक्वल टू mi1 या m इज इक्वल टू phi2 अपॉन i1। तो ये phi2 आप निकाले हैं यहाँ पर, इस phi2 को डिवाइड कर दीजिए i1 से, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए जरा, m इज इक्वल टू i1 और i1 कैंसल आउट हो जाना है। यहाँ से जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे इससे, तो ये i1 कैंसल आउट, क्या बचेगा जी, म्यू 0.2 n1 n2 अपॉन r1 इंटू पाई r2 का होल स्क्वायर हेनरी। ये आपका दो कुंडलियों से संबंधित अन्योन्य प्रेरकत्व या म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा। ठीक, इसको अगर आप अपेक्षिक माध्यम के तौर पे लेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर में अंदर में लोहे का क्रोड यूज करते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से बन जाएगा कि यदि कुंडलियों के भीतर क्रोड पदार्थ रखा है, क्रोड पदार्थ किसको कहते हैं, नर्म लोहा। ठीक, ये यहाँ पे है, जिसका निरपेक्ष चुंबकनशीलता क्या है, म्यू है, या आपेक्षिक चुंबकनशीलता क्या है जी, म्यू आर है। ठीक, तो उसी फॉर्मूले में आपका क्या हो जाएगा जी, कि उस पदार्थ का भी आपेक्षिक चुंबकनशीलता उसमें इंक्लूड हो जाएगा कि म्यू 0.2 म्यू आर n1 n2 अपॉन r1 इंटू पाई r2 होल स्क्वायर हेनरी। तो ये जो समीकरण निकल के आता है, ये दोनों फॉर्म में आप लिखिएगा, क्योंकि पदार्थ तो भरा ही रहता है, जहां भी सेकेंडरी कॉइल के आप कंसेप्ट को लेंगे तो उसके बीच में कोई ना कोई परावैद्युत पदार्थ रहता ही है। तो ये इक्वेशन में ही जस्ट म्यू आर इंक्लूड हो गया है, और इसका बेस कौन है, तो ये है। ये नहीं पता है तो नहीं बना पाओगे, तो इसे जरूर याद रखना है आपको। कहाँ पे मिलेगा, थर्ड यूनिट पे। ठीक, वहां से जरूर कॉन्सेप्ट बिल्टअप करिएगा जाके, कि एक वलयाकार रिंग के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, ऐसा वीडियो भी है, उसे जरूर देखिएगा आप जाके। ठीक है, चलिए, तो अब थोड़ा सा निर्भरता जी इसके बारे में ये जरूर लिख के आइए, आप जरूर पेपर में जरूर ऐसा लिखिए। समय कम होता है, अगर बच्चों आपके पास लिखते लिखते टाइम की बहुत कमी है तो ऐसा लिखिए, शॉर्ट में लिखिए। समय ज्यादा है तो पूरे शब्दों में लिखिए। कैसे लिखिए, देखिए किस किस चीजों पर निर्भर करता है। पहला, कुंडलियों में फेरों की संख्या पर m इज प्रोपोर्शनल टू n1 इंटू n2। फिर अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप क्या लिखोगे अगले लाइन में, कि चूंकि यह मतलब स्वप्रेरकत्व का मान कुंडलियों में फेरों की संख्या को बढ़ाने पर बढ़ता है। मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है, m इज इंक्रीजिंग, ये डिब्बे में हमने m एरो ऊपर दिखा दिया है, मतलब m का मान बढ़ता है। दूसरा, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या r1 पर, तो r1 कहाँ है, देखो नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब यदि प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या ज्यादा होगी द्वितीयक कुंडली की तुलना में, तो आपका अन्योन्य प्रेरकत्व का मान कम होगा। तो ये डाउनवर्ड का डायरेक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक, द्वितीयक कुंडली के क्षेत्रफल a पर, तो क्षेत्रफल ये है जी, तो द्वितीयक कुंडली के क्षेत्रफल जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा स्वप्रेरकत्व बनेगा। अच्छा, स्वप्रेरकत्व का बिहेवियर कैसा है, वो करता क्या है, याद रखेंगे, स्वप्रेरकत्व जो है, बहने वाली धारा, जो मूल धारा बह रही है उसके मान में कमी लाता है, उसको रोकता है, उसका विरोध करता है। तो यदि ज्यादा आपको स्वप्रेरक मतलब ये अन्योन्य प्रेरकत्व m चाहिए, प्रेरकत्व का गुण चाहिए, तो दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए जी, बढ़ा दीजिए, बड़ा बना दीजिए उसको। ठीक, तो ये कहाँ काम आएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। धारा की वैल्यू को क्या करेगा, वो कम करेगा, स्ट्रेंथ को घटाएगा। ठीक, और आगे देखिए, कुंडलियों के भीतर रखे क्रोड पदार्थ पर, तो चूंकि ये सब प्रोपोर्शनल था म्यू का, म्यू आर का, तो इससे क्या होगा जी, आपका इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा। तो निर्भरता जरूर लिख के आए आप, कुछ नहीं रहता, उस सूत्र को इस तरह से जमा के लिखना रहता है। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो दो दो लाइन जरूर लिखिए इसके बारे में, और नहीं है तो अगर टाइम कम पड़ रहा है तो ऐसे शॉर्ट में लिखिए, इस तरह से दिखा दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा है। ठीक, तो अब बात करता हूं मैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल की। बहुत जगह पे इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। ये इमेज देखिए आप लोग, इस इमेज को देखें, ये एक प्रैक्टिकल सेटअप है म्यूचुअल इंडक्शन का। इसमें देखिए एक पावर सप्लाई के थ्रू, एक ट्रांसफार्मर के थ्रू पहले वाली कुंडली पे करंट फ्लो कराया जा रहा है, और पास में ही दूसरी कुंडली रखी हुई है जिसको
एक एलईडी बल्ब के साथ जोड़ दिया गया है और जैसे ही पहले कुंडली पे आप करंट फ्लो कराते हैं, दूसरी कुंडली से जुड़ा हुआ एलईडी बल्ब ब्लिंक होने लगता है, जलने लगता है, जो कि इस चीज को प्रूफ करता है कि इंडक्शन के थ्रू दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक, तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप है। कहीं कहीं कॉलेजों में इसको कराया भी जाता होगा, तो बहुत मजा भी आएगा आपको देख के करने में। तो ये कंसेप्ट हुई है। तो बच्चों, आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो ये सारा चीज जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, इन चीजों पे फोकस करिए। थ्योरी अब आपके लिखने का चीज गया, वो स्कूल में आप लिख लेते थे, 2-4 नंबर मिल जाते थे। यहाँ पे आपको इस पे अपने कंसेप्ट बनाने हैं। ये तो एनईपी का पहला साल है, आपको सारी धीरे धीरे यही चीजें पूछ सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। कल को अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, फिजिक्स के अच्छे बड़े एग्जाम्स वगैरह देंगे, इन्हीं फॉर्मूलों पे न्यूमेरिकल पूछेगा। बोल देगा कि भाई 2 कुंडलियों का सेटअप है, पहले में फेरों की संख्या इतनी है, दूसरे में फेरों की संख्या इतनी है, दूसरे कुंडली का क्षेत्रफल इतना वर्ग यूनिट है, स्क्वायर यूनिट है, तो दोनों के मध्य में अन्योन्य प्रेरकत्व का गणना करो, गणना कीजिए। 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास, इतना हेनरी, इतना हेनरी, इतना हेनरी, टिक करना रहेगा आपको। तो ये चीज छूटेगा नहीं। अगर आप फिजिक्स पे बिलीव करते हैं, साइंस पे बिलीव करते हैं, तो इनमें कॉन्सेप्ट बनाते चलिए। ठीक, और इस ये नोट्स आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया। अगर आप इतना लिखेंगे तो कोई भी एग्जामिनर आपको इस टॉपिक का पूरा मार्क्स देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है कि 2 समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इस पे धीरे धीरे जैसे जैसे आप आने आने वाले टाइम पे बढ़ते चले जाएंगे, तो चीजें बदलेंगी। ठीक है ना? तो इस टॉपिक को बड़े ही अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे, हम अभी सिलेबस को ही टारगेट कर रहे हैं और वही चीज आना है 110%। उसके अलावा भी कोई टॉपिक जो सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन अगर लगता है कि आपको उस चीज को स्टडी करना है, तो उस टॉपिक को जरूर आप हमसे मेरे साथ शेयर करिएगा। उस पर बिल्कुल आप लोगों को स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, क्लास भी करेंगे और मटेरियल भी देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अब हमारे सिलेबस के अगले टॉपिक्स पे। ये 2 टॉपिक आप बहुत अच्छे से करिए। इससे जस्ट प्रीवियस क्लास में जो स्व प्रेरकत्व का जो हमने पढ़ाई किया है वो, और ये अन्योन्य प्रेरकत्व वाला जो हमने पढ़ा है वो, ये दोनों में से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में हमारे सिलेबस के और अगले टॉपिक्स को लेते हुए। ठीक है, थैंक यू।